10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लास्ट क्लास में हम लोगों ने होटल एकोमोडेशन देखा था कि उसके आगे भी कुछ देखा था, कुछ नहीं देखा था ना? नहीं, वो तो मैंने बताया था पॉइंट नंबर 3 और 4 के बारे में। देखें, जब हम लोगों ने परक्विजिट्स की डेफिनेशन देखी तो उसमें पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन चल रहा था। पॉइंट नंबर 3 कहता है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ईदर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और मैंने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को बताया था दीज 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज आर नोन एज specified employee. The first type is if the employee is a director of a company. Second, if he has a substantial interest over the company or the concern in which he is working. And the third, if he is getting the monetary benefit in excess of rupees 50,000. क्लियर है? एक्सीड्स वर्ड मैंने यूज किया था, ओवर वर्ड यूज किया था, तो ये कहलाता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पहला वर्ड आया डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का डायरेक्टर एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है क्या? डायरेक्टर को मिलने वाली सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है क्या? सर जब बोल रहे हैं तो होती ही होगी, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो ये तो बट ऑब्वियस है कि डायरेक्टर कंपनी का क्या होता है? ये तो बट ऑब्वियस है कि डायरेक्टर उस कंपनी का क्या होगा? ये जरूरी नहीं है कि हर एक डायरेक्टर जिसको उस कंपनी से सैलरी मिलती है वो एम्प्लॉय हो। पूछो कि सर जो सैलरी मिलेगी अगर एम्प्लॉय नहीं होगा कैसे पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय है या नहीं? पूछो ना, बताएं ना बताएं? बताओ। बहुत बढ़िया, कोई ताली ना बजाए। कितना मतलब एकदम गलत जवाब देना। पूछ क्या रहे, बता क्या रहे हो? होल्डिंग सब्सिडरी की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे, यहाँ हम डायरेक्टरशिप की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर को मिलने वाली सैलरी क्या सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है या कोई और भी रास्ता है? क्यों हंस क्यों रहे हो? बोलो। शर्मा हंस रहा है, हम बोलो। नहीं बताओगे? अब बताओ। हर एक डायरेक्टर को मिलने वाली सैलरी जरूरी नहीं कि सैलरी हेड में टैक्सेबल हो, डिपेंड करता है। इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, देन इन दैट केस द अमाउंट रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड टैक्स सैलरी। अब कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है या नहीं? दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट which has been prepared at the time of the employment. That's it. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का रिलेशनशिप है और ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, ये डायरेक्टर है मेरी कंपनी का, कंपनी है उसमें डायरेक्टर है, इसके साथ कंपनी का रिश्ता ये है कि इसको हर महीने 25,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 10 बजे तेरे को आना है, 5 बजे जाना है, तुम्हारा काम है सेल्स डिपार्टमेंट को देखना। खबरदार जो इधर उधर देखे तो सेल्स डिपार्टमेंट के सिवाय तुम परचेज डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। इवन इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी but you are restricted with the conditions, you are to be treated like a employee। हाँ या ना? आपको 25,000 की सैलरी मिलेगी, 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ये डिपार्टमेंट आपको देखना है, बात खत्म। अगर इस तरह की कंडीशंस हैं, कंट्रोल है कंपनी का आपके ऊपर, तो कहा जाएगा क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो आपको मिलने वाली सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरी हेड में, और आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो हो ही हो। लेकिन अगर आप इस तरह के डायरेक्टर हो, वो डायरेक्टर है कंपनी का, वो कब आता है कब जाता है उसको खुद ही नहीं मालूम, आता है सबको देख दाख करके चला जाता है।
महीने में 50,000 निकालता है, 60,000 निकालता है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या वो एम्प्लॉय है कंपनी का? कहाँ टैक्सेबल होगा ये तो बताओ। अदर सोर्सेज में कहाँ टैक्सेबल होगा? भाई सैलरी है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो है नहीं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, तो क्या बचा? बिजनेस में जाएगा। तुम बिजनेस कर रहे हो नौकरी करके, सैलरी उठा रहा कर बिजनेस में जाएगा। पार्टनरशिप का केस नहीं ना है, वो आएगा बाद में देखेंगे। फिलहाल समझ में आया सबको? That is to be charged to tax under the head income from other sources. If there is a relationship between the company and the director is not of the employer and employee, then in that case whatever the amount will be received by a director of a company would be chargeable to tax under the head other sources. Clear है? Clear है? नहीं है? चल 3 पॉइंट मैंने बताए थे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। दूसरा मैंने बताया था सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% या उससे अधिक, और 50,000 से अधिक हमारा मॉनिटरी बेनिफिट हो। पॉइंट नंबर 3 मैंने बताया था द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इधर एट फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल ओनली द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फोर्थ मैंने बताया था एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। बस यही एक वर्ड है जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे रहा है। लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था ये, हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो उस समय एग्जाम्पल दिया था फिर से देख लेते, और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी आगे बढ़ते। सबसे पहले हम लोग परक्विजिट्स आज देखेंगे डोमेस्टिक सर्वेंट का। किसका? डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट किया है, मालूम है किसने? एम्प्लॉय ने, या हो सकता है उसको अपॉइंट किया हो एम्प्लॉयर ने। डोमेस्टिक सर्वेंट में कौन कौन आता है? गार्डनर, कुक, स्वीपर, वॉचमैन, गार्ड, एक्सेट्रा। क्लियर है? ये आएंगे हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स में। अपॉइंटमेंट अगर एम्प्लॉय ने कर रखी है, अपॉइंटमेंट किसने कर रखी है, तो ऑब्लिगेशन किसका होगा? एम्प्लॉय का, क्योंकि ये डोमेस्टिक सर्वेंट अपनी सैलरी किससे मांगेगा? उसके एम्प्लॉयर से। किससे मांगेगा? किससे मांगेगा? एम्प्लॉय से ही मांगेगा ना, जिसने रखा है उसी से मांगेगा ना। उसके पास क्यों जाएगा? उसको तो जानता भी नहीं है। नहीं समझे? अच्छा, यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉय। अच्छा, पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, बट ऑब्वियस है, तभी तो ये बेनिफिट है। अगर एम्प्लॉय अपने घर का काम अपने एम्प्लॉय से करवाता है और खुद पे करता है तो कौन सा बेनिफिट? वो तो एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, तभी वो बेनिफिट हुआ। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। नहीं समझ में आई बात? टैक्सेबल इन ऑल केसेस। इधर देखना, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तो ऑब्लिगेशन किसका है? यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय यूज कर रहा है। पेमेंट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो क्या यहां पर एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है? देखो ना, क्या ये एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है? नहीं, तो इसमें तो नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें आएगा। तीसरे में क्या है? The value of any benefit or amenity provided by the employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। अब बात समझ में आई?
अच्छा सर, ये तो पता चल गया कि किसके केस में टैक्सेबल होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कितना। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स दोनों केस में। केवल यही जानना था क्या कि किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? ये नहीं जानना है कितने रुपए से। इसी को तो पढ़ने के लिए बैठे, किसको पढ़ने के लिए बैठे थे? पढ़ना तो ये कितने रुपए से टैक्सेबल होगा जरा देखो। एम्प्लॉयर ने डोमेस्टिक सर्वेंट को 5,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? ऐसा तो है नहीं कि घर में प्रोडक्शन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, डोमेस्टिक सर्वेंट का, और उनको हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं कि लो इसको कुक का काम कराओ, इससे वॉचमैन का कराओ, इससे गार्डनर का कराओ। नहीं हो सकता। हाँ यहाँ पर क्या है बोलो? एम्प्लॉयर अपने 5 बच्चों को अपॉइंट कर जाओ उसके यहाँ डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इसको एम्प्लॉयर को तो बट ऑब्वियस है कि आउटसाइड से ये रिसोर्स लाना पड़ेगा और उनको पेमेंट करना ही करना है कि नहीं? और जब पेमेंट करना ही करना है तो जितना पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, क्योंकि जितना मालिक को नुकसान होगा उतना एम्प्लॉय को फायदा होगा, और मालिक का जितना नुकसान उतना एम्प्लॉय का फायदा, उसका उतना वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। तो अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, माइनस कर देंगे। हो सकता है एम्प्लॉयर 5,000 रुपए का पेमेंट करता है और 2,000 रुपए एम्प्लॉय से वसूल लेता है। देख 5,000 रुपए बहुत ज़्यादा होता है, 2,000 रुपए हम तुमसे लेंगे, तो उसको फायदा कितने का मिला? 7,000 का, 3,000 का। ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। 3,000 का फायदा मिला। कितने का फायदा मिला? तो माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट्स इट। बस हो गया, खत्म, कंप्लीट। ये था डोमेस्टिक सर्वेंट। आगे चल सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गैस, वाटर, हीटर, इलेक्ट्रिसिटी। अब अपॉइंटमेंट की तो बात यहाँ नहीं है, यहाँ किसकी बात है? कनेक्शन किसके नाम से है? अगर गैस, वाटर, हीटर का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है तो ऑब्लिगेशन किसका होगा? यूज कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, टैक्सेबल इन ऑल, नहीं ऑल केसेस। एम्प्लॉयर अगर अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करेगा, कनेक्शन लेगा। अगर एम्प्लॉयर ने कनेक्शन ले रखा है तो ऑब्लिगेशन किसका है? यूज कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? क्या ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का? क्या ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का? नहीं है। तो किस पॉइंट में आएगा? पॉइंट नंबर 3। The value of any benefit or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee। हम लोग इसको पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, हम तो इसको पढ़ने बैठे हैं। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स क्या होगा बोलो? अब हो सकता है, सुनना ढंग से, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स
हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर वाटर, हीटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी का जो फायदा दे रहा है वो अपने रिसोर्सेज से दे रहा है। हो सकता है एम्प्लॉयर खुद उसको जनरेट करता हो, उसके पास वाटर का कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हो, जो दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है, उसका काम ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस, वाटर, हीटर, इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है, हाँ या ना, यानी कि ओन रिसोर्सेस या आउटसाइड एजेंसी। अगर अपना नहीं होगा तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा ना, बोलो ना। अगर उसका अपना रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज से दे रहा है, खुद जनरेट करता है, तो बताओ इसको कितना नुकसान होगा? जितना मालिक को नुकसान उतना एम्प्लॉय को फायदा। तो एम्प्लॉयर को कितना नुकसान? कितना नुकसान अमाउंट में बताएं? कॉस्ट का नुकसान, प्रॉफिट का नुकसान या सेल प्राइस का नुकसान? कॉस्ट का नुकसान ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बात समझ में आई? नहीं, जितना एम्प्लॉयर को नुकसान उतना एम्प्लॉय को फायदा। यहां कितना नुकसान? बाहरी लोगों से लिया है तो एम्प्लॉयर को कितना नुकसान होगा? यहां जितना अमाउंट पे करेगा, भाई गैस हम बाहर हॉकर से ले रहे हैं तो जितना पेमेंट करेंगे उतना ना। अमाउंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, माइनस क्या कर देंगे इसमें से? जितना अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा, अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। कंसेशनल रेट हो गया, आ गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट। नोट कर लें, पूरा नोट करेंगे। हाँ जी, ये नहीं कि आधे से नोट करें, 10 दिन बाद चेहरा दिखाओगे बढ़िया से। चल सकते हैं, हटा सकते हैं। हटा दे। फ्री एजुकेशन, ढंग से सुनना। हो सकता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहता है बच्चे तो जाते ही होंगे पढ़ने के लिए, कह रहे हैं कहाँ जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं, कितना लगता है? इतना रुपया लगता है, अच्छा बड़ा महंगा है, उसको कम कर दो, हम पेमेंट करेंगे तुम्हारे बजाय। हाँ या हो सकता है। क्यों बाहर के स्कूल में पढ़ा रहे हो? इसी स्कूल में पढ़ाओ। कहेगा बर्बाद हो इसी स्कूल में पढ़ाओ।
तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ओन्ड कॉलेज या स्कूल में एजुकेशन दिलवाए या आउटसाइड। क्लियर है? टू, जो लाइनें हैं दो, मैं यहां लिखूंगा नहीं, आप लोग पढ़ लें, असाइनमेंट आपके हाथ में है। इस लाइन से ये पता चलेगा हम फ्री एजुकेशन किसको देने जा रहे हैं। फ्री एजुकेशन टू एनी मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयज फैमिली, member of the employee's family provided in an educational institution, that's it। एम्प्लॉय की फैमिली के किसी मेंबर को अगर हम फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये सिस्टम लागू होगा। सर एक बात नहीं समझ में आई, एम्प्लॉय को फ़ायदा दे तो क्या होगा, एम्प्लॉय पढ़ना चाहता है तो क्या होगा। मान लो किसी MBA कॉलेज की बात करें, वहाँ एम्प्लॉय और वहाँ का एम्प्लॉय वहाँ से MBA करे, तो यहाँ तो ऐसा लिखा नहीं है एम्प्लॉय और द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय, हाँ या ना। अच्छा, आएगा रिक्रिएशनल फैसिलिटी और रिफ्रेशर कोर्स, जरा देखें लास्ट में दिया तो है मैंने, पेज नंबर 8 पर। है ना, है ना, रिफ्रेशर कोर्स एम्प्लॉय के खुद के लिए, और इट इज़ अ टैक्स फ्री परक्विजिट्स। उसकी हेडिंग मैंने दे रखी है टैक्स फ्री परक्विजिट्स, है या नहीं है, यानी इसकी हेडिंग है टैक्स फ्री परक्विजिट्स और वहाँ पर देखो रिफ्रेशर कोर्स है। एम्प्लॉय को अगर हम पढ़ने का मौका देते हैं और उस पर कोई खर्च करते हैं तो इसका मतलब वो पढ़ लिख कर हमारे ही बिजनेस को फ़ायदा देगा। That is not a taxable perquisite, that is 100% non-taxable perquisites. Refresher course, where the employee attained any refresher course in management and the fee are paid by the employer, the amount spent by the employer for this purposes is not taxable. अब समझ में आई, यहाँ पर तो उसकी बात हो गई टैक्स फ्री, लेकिन उसके फैमिली मेंबर की बात होगी यहाँ पर। टू एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर, एक काम करते हैं, इसको ही दो पार्ट में यहीं बांट देते, क्यों आगे तुम लोग टेंशन पालोगे, क्यों। टू एम्प्लॉय बोलो और टू एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर, पक्का ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 100% नॉट टैक्सेबल है, खत्म हो गया, अब तो टेंशन खत्म हो गई रिफ्रेशर कोर्स की। इसकी अगर बात करें, एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को अगर एजुकेशन की फैसिलिटी दी जा रही है तो हो सकता है अपने स्कूल में दे, ओन्ड कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आउटसाइड या अदर कॉलेजेस। अब ठीक है ना, अगर अपने कॉलेज में देता है तो बताओ ना, बताओ कितना वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स होगा। तालियां बजाओ बच्चे के लिए, तालियां बजाओ, कितना बढ़िया जवाब दिया। बजा ही नहीं तुम लोगों ने तालियां, मतलब दूसरे के लिए ताली बजाने कितना कष्ट होता है। नहीं, स्टैंडर्ड फीस आया दिया है, स्टैंडर्ड फीस अगर अपने कॉलेज में देता है फैसिलिटी तो स्टैंडर्ड फीस, इसी तरह की कॉलेज में, उसी तरह के कॉलेज में जो उसी लोकालिटी में सिचुएटेड है और उसी तरह के कॉलेज में जो उसी नियर बाई एरिया में सिचुएटेड है, उसमें कितनी फीस लगती है उतनी ही फीस मान लेंगे कि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को माफ़ की जा रही है। इस स्कूल में कितनी फीस है उससे मतलब नहीं है, दूसरे बच्चों से यही स्कूल कितनी फीस ले रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सर्विस को कभी हम मेज़र नहीं कर सकते नॉर्मली कि हम कितने रुपए की सर्विसेज दे रहे हैं।
तो इसके लिए क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि आप इसी तरह के कॉलेज में जो उसी एरिया में सिचुएटेड है वहाँ पे कितनी फीस लगती है इसी तरह का एजुकेशन देने में, तो वही फीस हमारी क्या मान ली जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। यानी कॉस्ट नहीं, देखो तो एक तरह से सेल प्राइस, कॉस्ट नहीं एक तरह से देखो तो सेल प्राइस। फी charged by same type of college in nearby area, in nearby area। देखें free education to any member, page number 6, free education to any member of employee's family provided in an educational institution owned and maintained by the employer shall be determined with reference to reasonable cost of such education in a similar institution in a nearby locality। दिया है ना। और अगर आउटसाइड या अदर कॉलेजेस हो तो एक्चुअल अमाउंट पेड, बोलो ना, बोलो, नहीं, जितना एम्प्लॉयर पेड करेगा, पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, ये तो फैसिलिटी हो गई, अगर कुछ पैसा वसूल लिया जाए तो माइनस हो जाएगा, माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। नहीं समझ में आ रही बात? सिंपल है, हो गया। एक इंपॉर्टेंट नोट, हटा सकते हैं इसको, तुम लोग लिख लेना ब्रैकेट में, रिफ्रेशर कोर्स। तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने अभी तक बताया, पहला पॉइंट आते ही गैस, वाटर, हीटर कनेक्शन, दूसरा डोमेस्टिक सर्वेंट, तीसरा फ्री एजुकेशन, बस ना, और फोर्थ रिफ्रेशर कोर्स तो खत्म हो ही गया। चले, फ्री ट्रांसपोर्ट, वहाँ देखो ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस, डेली अलावेंसेस, कन्वीनियंस अलावेंसेस की बात हम लोगों ने अलावेंसेस में की थी ना। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉई को अलावेंसेस वो सब अलग था। अब हम ट्रांसपोर्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं, परक्विजिट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परक्विजिट्स की बात कर रहे हैं। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एन अंडरटेकिंग, एनी अंडरटेकिंग इंगेज इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर्स ऑफ गुड्स। ओहो, मेरा काम ही है लोगों को ढोना या सामान को ढोना, यानी मेरी ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, बसेस चलती हैं मेरी, या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रकें चलती हैं मेरी, चल सकती हैं? नहीं चल सकती। मूवर्स एंड पैकर्स, टू एनी एम्प्लॉय और टू एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड फॉर प्राइवेट जर्नी फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। एक बात बताओ, अगर मैंने अपने किसी एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को कहा जाओ मेरी ट्रक चलती है, बस चलती है उसमें जर्नी कर लो, बस चलती है उसमें जर्नी कर लो। अब यहाँ तो मैं उनको फ्री में बैठा दूंगा, अच्छा पास है आपके पास, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टर आएगा, टीटी आएगा, टीटी नहीं, कंडक्टर आएगा पूछने के लिए तो उसको छोड़ दिया जाएगा। पक्की बात है ना? अच्छा, पास है आपके पास कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं, फ्री या कंसेशनल रेट पर। तो उस केस में क्या ले वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जितना एम्प्लॉयर को नुकसान उतना एम्प्लॉय को फायदा। तो एम्प्लॉयर को यहां नुकसान होगा, अगर वो सीट नहीं उसको दी होते तो किसी दूसरे को देते, अगर दूसरे को देते तो वहां से कुछ ना कुछ कमाई होती। इट शैल बी टेकन टू द वैल्यू एट विच सच बेनिफिट इज ऑफर्ड बाय सच अंडरटेकिंग टू द पब्लिक। ओहो, यानी नॉर्मल फेयर, और जितना अमाउंट चार्ज कर लिया जाए माइनस कर लो।
हमें नहीं लगता इसको लिखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है तो बोलो। दूसरा, अगर रेलवे का एम्प्लॉय है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अगर रेलवे या एयरलाइन का एम्प्लॉय है, इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे एंड एयरलाइन, द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शैल बी एग्जेम्प्ट। पूछो ना क्यों, ऐसा क्यों? अब जो बेचारी वो होती हैं एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, तो उनके ऊपर टैक्स लगने लगेगा, वो बेचारी फ्री में थोड़ी जाएंगी। वो दिन भर में 10 बार रूट का चक्कर लगाएंगे और उसके बाद लाखों रुपए का टैक्स का बोझ। कमाई है 50,000 रुपये सैलरी और जर्नी कर ली उन लोगों ने 1 करोड़ की साल में, तो अब दो बेटा परक्विजिट्स। रेलवे में कंडक्टर, टीटी होते हैं ना, टीटी होते हैं, गार्ड होते हैं, ये सब क्या है? ड्राइवर। देखो अपना अपना काम सबको याद है। तो ड्राइवर ये सब क्या करते हैं? दिन भर फ्री में जर्नी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट, रेलवे ने अपने किसी एम्प्लॉय को बेनिफिट दे दिया, जाओ यहाँ से तुम दिल्ली जा सकते हो, जाओ दिल्ली से गोवा जा सकते हो, तुमको फ्री में फैसिलिटी या कंसेशनल रेट पर मिलेगी, तो कहा गया ये 100% एग्जेम्प्ट है। जितनी भी फैसिलिटी होगी दैट इज 100% एग्जेम्प्ट इफ द फैसिलिटी इज ऑफर्ड बाय रेलवे और एयरलाइंस एम्प्लॉइज। ठीक है ना, लिख लो। फ्री और कंसेशनल जर्नी और ट्रांसपोर्ट ओन्ड है रेलवे या एयरलाइन से, 100% नॉट टैक्सेबल, बोलो, और ओन्ड में बोलो नॉर्मल वैल्यू ऑफ टिकट माइनस अमाउंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एक लाइन है जो हमसे तुम लोगों को फ्री एजुकेशन पढ़ाते समय छूट गई, अब याद आ रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्री एजुकेशन जब हम पढ़ा रहे थे, एजुकेशनल फैसिलिटी पढ़ा रहे थे, उस समय ये याद रखना, क्या करना, याद रखना कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन की बेनिफिट देता है और वो बेनिफिट 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड से अधिक नहीं है, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड से अधिक नहीं है, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं। 4 बच्चे हों या 5 बच्चे हों, सबको बेनिफिट मिलेगा। अलावेंसेज में एजुकेशनल अलावेंसेज मैक्सिमम 2 के लिए, हॉस्टल अलावेंसेज मैक्सिमम 2 के लिए, लेकिन परक्विजिट्स में बेनिफिट जितने भी बच्चे हों कोई दिक्कत नहीं, सबको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक, कितना माफ होगा? 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से नोट कर ले, या मैंने जो असाइनमेंट दिया उसमें अंडरलाइन कर ले। 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड ये एग्जेम्प्ट होता है, छूट गया था मुझे वहाँ देखना। फिलहाल फ्री और कंसेशनल जर्नी और ट्रांसपोर्ट, अगर मालिक का अपना है तो जो वैल्यू ऑफ टिकट है माइनस अमाउंट चार्ज, रेलवे और एयरलाइंस के एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो नॉट टैक्सेबल। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। तुम लोग को मैंने पॉइंट पढ़ाया था पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। 5th था एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय, यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह का पेमेंट करना। इसके बाद था फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या था? फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स को हम लोग नाम देते हैं आनुषांगिक लाभ। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको? अगर लिस्ट बनाई जाए तो पहला आ जाएगा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। हो सकता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कहे जाओ ये फ्रिज यूज करो, जाओ ये टीवी यूज करो, एसी यूज करो, फर्नीचर यूज करो। कार ना, उसके लिए अलग से वैल्यूएशन रूल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कार को ना ले आना, एक्सेप्ट कार, उसके लिए अलग से वैल्यूएशन रूल्स। यूज के बाद ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। हो सकता है कि मालिक ने अपने एम्प्लॉय को कहा ये लो फर्नीचर 5,000 में खरीद लो हमसे, ये लो कार खरीद लो हमसे 20,000 40,000 रुपये में, ये लो टीवी 2,000 रुपये में खरीद लो। ऐसा लग रहा है दुकान लगा रखा है। दे सकता है मालिक अपने एम्प्लॉय को सस्ते दाम पर कोई चीज़ अगर देने का मन करे तो दे सकता है, यूज़ करने के लिए भी दे सकता है या बेच भी सकता है। कोई तुमको दिक्कत है क्या? तुमको क्यों दिक्कत होगी? तीसरा, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। हो सकता है मालिक ने अपने एम्प्लॉय को कहा ये लो लोन, हम तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, या ये लो लोन, तुमसे बैंक वाले मांगते 12%, हमें दे दो 8%, तुमसे बैंक वाले मांगते 15%, हमें दे दो 10%। कंसेशनल लोन, हाँ या ना? क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस, क्लब मेंबरशिप फीस और एक्सपेंसेस, गिफ्ट, फ्री लंच, इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। इनको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। क्या नाम देते हैं इनको? फ्रिंज बेनिफिट्स। चीज़ें क्लियर हैं? चलो एक एक करके उठा करके फेंकते चले जाते हैं, कुछ बचा नहीं अब ज़्यादा। सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं, है कि नहीं? फ्री लंच। किसी का पेट खराब होगा तो भी दौड़ा जाएगा दिन में कि फ्री में मिल रहा है, खा लो, पता नहीं मौका मिले या ना मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो खा लो। और कुछ लोग होते हैं कि टोकन अपने नाम से लेते हैं और अपने दोस्त को कहते हैं तुझे ज़्यादा भूख लगती है 20 रुपया दो टोकन लो। भले ही उसका पेट खराब होगा लेकिन टोकन लेकर दूसरे को बेचेगा जरूर। देखो होता ही है। मना किया गया मना किया गया कि टोकन जो होगा नॉन ट्रांसफरेबल होगा। टोकन क्या होगा? टोकन नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त कि केवल लंच के लिए बोला गया है, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बोला गया है। इसका मतलब ब्रेकफास्ट क्या है? पूरी तरह क्या माफ है या टैक्सेबल है? पूरी तरह माफ है। ब्रेकफास्ट, टी, स्नैक्स ले ही नहीं आते। शाम को जाओ बैंकों में 3 या 4 बजे या 5 बजे, देखो तो नाश्ता चलता है सबके लिए, एक एक समोसा, एक एक मिठाई आती है, चाय या शरबत आता है उस समय, शाम को 4 बजे के आसपास। देखो ना लालच आ रही है। तो उस समय क्या होता है उसका? वो क्या होता है बोलो? वो भी नॉन टैक्सेबल है ना? ब्रंच का नाम सुना है तुम लोगों ने? ब्रंच, हाँ क्या होता है? बिल्कुल गलत जवाब है। लंच और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट और लंच को दोनों को मिलाकर बना है ब्रंच। कई लोग, वही तो बोल रहे, 11 बजे जो लोग खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कब होता है? 9 बजे। और खाना कब खाते हो? 2 बजे, 1 बजे। लेकिन अगर
11 बजे खाना खाते हो तो उसको हम ना तो ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना तो लंच बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रंच बोलते हैं, उसके लिए भी नहीं बोला गया है। लेकिन यहाँ पर ब्रंच और लंच का मतलब एक ही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शाम के इस नाश्ते को हम लोग सपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 बजे 7 बजे मैगी बनी है बेटा, आ जाओ खा जाओ 2 मिनट, वो क्या होता है? वो सपर कहलाता है, सफ़र नहीं कहलाता, सपर कहलाता है, SUPPER, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर नाश्ते की बात नहीं कर रहे, ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे, टी और स्नैक्स की बात नहीं कर रहे, हम केवल लंच की बात कर रहे हैं। डिनर, हाँ डिनर की भी बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारी शिफ्ट नाइट में है तो तुम्हारे लिए वही लंच है ना, क्योंकि तुम्हारा दिन तो वही शाम को ही शुरू हुआ है, रात में। नहीं समझे? तो लंच का मतलब दिन का, और अगर वर्किंग आवर्स नाइट में है तो तुम्हारे लिए डिनर लंच माना जाएगा। तो उस लंच को 50 रुपए तक माफ किया गया है। कहां तक माफ किया गया है? पर मील 50 रुपीज तक माफ किया गया। बेटा अब गिन गिन करके रोटियां खाओ। जहां 50 रुपए के ऊपर हुआ लंच टैक्सेबल हो जाएगा। 60 रुपए का तुमने लंच किया तो 10 रुपए पर टैक्स लगेगा। अब बात समझ में आया? नहीं? क्लियर है? तो हम लोग केवल लंच और डिनर की बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट, सपर और ब्रंच की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। टी स्नैक्स की बात नहीं हो रही। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, लेकिन हाँ ये याद रखना, ये वर्किंग आवर्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? छुट्टी के दिन घर से ना दौड़े जाना कि ऑफिस में तो खाना डेली मिलता है, चलो चलो आज भी चलते हैं। यह है वर्किंग आवर्स। गिफ्ट की बात करते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। गिफ्ट बर्थडे पर मिल सकता है, मैरिज एनिवर्सरी पर मिल सकता है, किसी मेरे बच्चे के जन्मदिन पर मिल सकता है मेरे एम्प्लॉयर से, हाँ है ना? छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं, साल भर मिलते रहते हैं। और अगर साल भर के बाद गिफ्ट की टोटल वैल्यू गिनी जाए और वो 5,000 रुपया ज़्यादा हो जाए, यानी 5,000 से अधिक, अगर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से ऊपर हो जाए तो टैक्सेबल होगा। 5,000 तक माफ़ है, 5,000 तक माफ़ है। गिफ्ट 5,000 तक माफ़ है। अब चाहे गिफ्ट चेक दे दे, गिफ्ट वाउचर दे दे, गिफ्ट टोकन दे दे, गिफ्ट दे दे, ठीक है ना? 5,000 तक क्या है? माफ है। इन एग्रीगेट टोटल छोटे छोटे गिफ्ट मिलाकर टोटल वैल्यू अगर 5,000 एक्सीड कर जाती है तो टैक्सेबल होगा 5,000 से ऊपर, अदरवाइज 5,000 तक क्या होगा? माफ होगा। आगे चले। क्लब मेंबरशिप एक्सपेंसेस। क्लब का नाम आते ही तुम लोग को किटी पार्टी दिमाग में आती होगी, हाँ लेडीज़ के लिए होता है। फॉरेस्ट क्लब है अपनी सिटी में, जैसेस क्लब है ना? ये सब क्या है? क्लब है। इसमें आपकी मेंबरशिप, लेकिन कभी कभी कॉरपोरेट क्लब्स भी होते हैं, कंपनियों के अपने क्लब्स होते हैं जो एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग का काम करते हैं। तो अगर कोई कॉरपोरेट मेंबरशिप ली गई, देखो नॉर्मली अगर मैंने किसी अपने एम्प्लॉय को कहा जाओ ये तुम्हारा क्लब की फीस, उसने अपना कोई क्लब ज्वाइन किया, हमने उसकी मेंबरशिप दिलवाई, वो टैक्सेबल है। वो क्या है? टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैंने कॉरपोरेट मेंबरशिप दिलवाई है अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक साथ, जाओ तुम लोग स्पोर्ट्स क्लब, जाओ हेल्थ क्लब, जाओ जिम क्लब, जिम में सब लोगों के लिए है वो फ्री, तो वो माफ़ होता है। अगर सारे एम्प्लॉयज़ को एक नज़र से देखोगे तो माफ़ है, 2 नज़र से देखोगे, अच्छा 2 नज़र से देखोगे तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। कॉर्पोरेट मेंबरशिप में अगर किसी अपने एम्प्लॉय को हम फैसिलिटी या मेंबरशिप दिलवाते हैं तो उस पर किए जाने वाला खर्चा माफ़ होता है, ठीक है ना? क्लब एक्सपेंडिचर, पेज नंबर 8। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट इज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ क्लब एज रिड्यूस बाय द अमाउंट रिकवर्ड। लेकिन अगर कॉर्पोरेट मेंबरशिप है तो 0, लेकिन अगर हेल्थ क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है या सिमिलर फैसिलिटी टू ऑल एम्प्लॉय है तो भी 0।
तो भी 0। बोलो भाई, पक्की बात है। क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, जो मैंने तुम लोग को फ्री मील्स बताया था ना, उसमें अल्कोहलिक चीज़ें शामिल नहीं है, लिखा है टी और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है ना, ये ध्यान देना। गिफ्ट में 5,000 रुपये तक का माफ़ है, बता दिया। यूज़ ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स, अगर हम आपको कोई अपनी एसेट दे रहे हैं मूवेबल एसेट यूज़ करने के लिए, एक्सेप्ट कार, तो जितनी उस एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10%, ये हम लोगों ने फर्निशिंग आइटम्स के केस में देख लिया था। सेम वही है, फर्निशिंग आइटम्स में भी वही है, यूज़ करने के लिए दे रहे थे, यहाँ पर घर के साथ नहीं दे रहे हैं, घर के अलग दे रहे हैं, तो वही चीज़ तो है, उसको निकाल लिया, 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, बात तो एक ही है, माइनस अमाउंट रिकवर्ड। ओके, use of any movable assets, the value of benefit shall be determined as at the rate of 10% per annum of the actual cost यानी original cost of such asset or the amount of rent or charges paid or payable by the employer as reduced by the amount if recovered from the employee. That's it. सिंपल है बिल्कुल। प्रॉब्लम कब आती है? जब यूज ऑफ मूवेबल एसेट ना हो। अगर यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स है तब तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट और हायर चार्जेस। अगर मालिक का अपना नहीं है तो रेंट देगा और माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड। बड़ा सिंपल था। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, 3 तरह की एसेट्स ट्रांसफर की जाती हैं। कितने तरह की एसेट्स? सुनो ना, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कार, अदर्स। बोलो ना। अभी इसके पहले मैंने बताया मूवेबल ऑफ यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स। एक चीज लिख लो, शायद उसमें रह गया है तुम लोग के नोट्स में, यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स में अगर एम्प्लॉयर, यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स में अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करने के लिए देता है, लिखा है कि नहीं, तो पूरी तरह से माफ होता है। नहीं लिखा है ना? लिख लो, लिख लो। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप देता है या कंप्यूटर यूज करने के लिए देता है तो 100% माफ होता है। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करने के लिए देता है तो 100% माफ होता है। वो कह रहा है ऑफिशियल, अरे नहीं बाबू, घर के लिए ऑफिशियल तो आएगा ही नहीं, ऑफिशियल तो परक्विजिट हुआ ही नहीं, क्या बात कर रहे हो तुम? तुमको अगर कोई चीज़ ऑफिस में, यहाँ पर तुमको फर्नीचर दिए, टैक्सेबल हो जाएगा? यहाँ बैठ रहे हो, घस रहे हो, अरे मेरा काम कर रहे हो तुम, बात समझना। यहाँ जो मैंने अपने यहाँ पर बांटा हुआ है लोगों को कंप्यूटर पर काम करने के लिए, तो वो उनके लिए फ़ायदा है। बोलो, तुम लोग को जो प्रिंट आउट निकाल कर दे रहे हैं लोग, तो उनको मैंने फ़ायदा दिया हुआ है। वो तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, फ़ायदा थोड़ी है। वो घर में ले जाने के लिए दे देता है तो फ़ायदा होता। हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ देखो, ये 3 चीज़ तो वहाँ पर ये याद रखना, कंप्यूटर एंड लैपटॉप बिल्कुल माफ़ है अगर यूज़ करने के लिए दिया गया है, घर पे ले जा करके, ले जाओ बेटा, क्या याद रखोगे। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात हो रही है। मैंने वो कंप्यूटर एंड लैपटॉप बेच डाला। क्या कर डाला? बेच डाला। %50 पर एनम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 20% पर एनम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और 10% पर एनम के हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। देख लें, उसके बाद हम इसको समझाएं क्या है। 50% in case of computer and electronic items, 20% in case of cars and 10% in the case of others. Others है 10% in case of others, लिख लो बाबू।
10% इन केस ऑफ अदर्स है, मोटर कार नहीं है, 2 बार हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 10% इन केस ऑफ अदर्स, ठीक है ना। चलो देखना इधर, इधर देखो क्या सर ये क्या बताया आपने। अगर मैंने तुम्हें कंप्यूटर दिया है और मैंने इस कंप्यूटर को खरीदा था 50,000 रुपये में, कितने में और कब खरीदा था मालूम है? 1/1/2010 को। आज 1 जनवरी 2015 को हम ये, चलो 1 जनवरी नहीं, तुम 15 दिसंबर 2014 को मैं इसे तुम्हें ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, कितने रुपए पे मालूम है? 5,000 रुपये में। मैंने खरीदा था 50,000 में, मैं आज अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इसको 5,000 रुपये में बेच रहा हूँ, तो क्या मैंने उसको कोई फ़ायदा दिया या नहीं? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे कैसे बता लोगे फ़ायदा दिया या नहीं? 50,000 को 50% के हिसाब से डेप्रिशिएट करना पड़ेगा पहले तो। 2 साल में क्या हो जाएगा ये? 2 साल में क्या हो जाएगा? इतनी मार खाओगे, WDV मैथड है, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा? 10 साल में नहीं ख़त्म होगा, 10 साल में नहीं ख़त्म होने वाला। ये भी तुम्हारा WDV मैथड है, लेकिन ये तुम्हारा SLM मैथड है। डेप्रिसिएशन के लिए जो हम लोग मैथड यूज़ करेंगे 50% एंड 20% के लिए वो WDV मैथड रहेगा, और अदर्स के लिए 10% SLM रहेगा। चलो अब जरा देखते हैं कितने साल तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। पूरा 10, पूरा 11 2011, पूरा 2012, पूरा 2013, पूरा 2014? ना 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 ना, पूरा 2014। केवल कितने कंप्लीटेड ईयर्स आए? 4। 2010 पूरा, 2011, 2012, 2013 पूरा पूरा 4 साल पूरे हो गए। तो 4 साल 50,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन घटेगा 25,000, बचा कितना? फिर दूसरे साल का 12,500, कितना बचा? उसके बाद 6,250, कितना बचा? और 3,125, कितना बचा? 3,125 का सामान अगर हम किसी को 5,000 में दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा हो गया? ना, उल्टा मैंने उससे फ़ायदा कमा लिया। तो पहली चीज़ ये याद रखना, ये कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एसेट के लिए होते हैं। कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए 50%, 20%, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सब चीज़ें केवल प्रैक्टिस से आएंगी। पार्ट ऑफ द ईयर के लिए कंप्यूटेशन नहीं होता। 50% पर एनम का मतलब पूरे कंप्लीटेड ईयर्स के लिए होगा 50%। अगर 4 साल 11 महीना 29 दिन हो गया तो भी केवल 4 साल के लिए ही काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ? देखो ना, मैंने 4 साल का कैलकुलेट किया 50% तो भी एसेट्स का दाम कितना बचा? 3,125। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 3,125। और मैंने दिया कितने में उसको? 3,000 की चीज़ मैं 5,000 में दे रहा हूँ, तो क्या मैंने तुमको कोई फ़ायदा दिया? वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 0। वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 0। लेकिन अगर यही मैंने तुमको 1,000 में ट्रांसफर किया होता तो शायद 2,125 रुपये का तुम्हारा परक्विजिट टैक्सेबल हो जाता। अब तो मेरे हिसाब से तुम लोग को समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कंप्यूटर, लैपटॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात हो रही है। अब जरा मैं तुम लोगों से पूछूं, जवाब देने के लिए तैयार और गलत जवाब देने के लिए तैयार? सही की उम्मीद करूं या गलत की? फ्रिज बताओ कहाँ जाएगा? सोच लो। अदर्स में कितने लोगों ने बोला? अदर्स में 1 2 3। कार में कितने लोगों ने बोला? जाएगी तो सर फ्रिज कार में ही ना। हाँ बताओ। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में नहीं आएगा। ये अदर्स में आएगा। कितना बड़ा कंफ्यूजन है ना? मैंने साफ साफ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, हार्ड डिस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, पेन ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है,
मदरबोर्ड, एक्सटर्नल डीवीडी राइटर, डीवीडी प्लेयर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंप्यूटर और लैपटॉप से अटैच होते हैं। आई धा धा, हम लोग यहाँ फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, इधर आएगा, कहाँ आएगा, इधर आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सीबीडीटी, सॉरी सीबीडीटी यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है किसी चीज़ पर, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्रिज, टीवी, कूलर अदर्स में आएगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मत मान लेना, 10% वाला रूल लगेगा। क्लियर, ये क्लियर है, ये भी क्लियर है। मैंने फ्रिज परचेस की थी 50,000 में और ख़रीदी थी 2010 में 11 जनवरी 11 अप्रैल 2010 में, और मैंने इसको ट्रांसफ़र टू एम्प्लॉई कर दिया 3,000 रुपये में। और जानते हो कब किया है? 15 मार्च 2014, 15 अप्रैल 2014 में। बताओ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना होगा? कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे? 3 साल या 4 साल? कितना कंफ्यूजन है, नहीं? 3 साल या 4 साल? ओफ, 11 अप्रैल 2010 से 10 अप्रैल 2011, ये 1 साल हो गया, ये पूरा 1 साल हो गया। इसी तरह 11 से 12, 12 से 13, 11 अप्रैल 2013 से 10 अप्रैल 2014, 10 अप्रैल 2014। अब 4 दिन और बचे, छोड़ दो उसको। कितने कंप्लीटेड ईयर्स हो गए? कितने के रेट से? 10% 1 साल का 5,000, तो 4 साल का कितना? 20,000। तो एसेट की वैल्यू कितनी थी? 30,000। 30,000 की चीज़ मैंने 3,000 में ट्रांसफ़र की, 27,000 रुपये मैंने उसको बेनिफिट दे दिया। अब समझ में आई बात? कितना सिंपल है कंप्लीटेड ईयर निकालने का तरीका। दिन गिन गिन करके लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बोलो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी मेरा बचा हुआ है 1-2 छोटे पॉइंट्स हैं। हम लोगों ने ज़रा देखो पेज नंबर 6 पर स्वीपर कर लिया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कर लिया, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट कर लिया। पेज नंबर 7 पे यूजेज ऑफ मूवेबल एसेट्स कर लिया, फ्री मेल्स कर लिया, गिफ्ट कर लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं किया अभी। मूवेबल एसेट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस देखेंगे। 1 पॉइंट ये बचा है और 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। Credit card expenses, membership fees and annual fees incurred by the employer on any member of his household which is charged to a credit card paid by the employer or reimbursed in cash, okay, by the employer is chargeable to tax as a perquisites। आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल का खर्चा, क्रेडिट कार्ड के मेंबरशिप का पेमेंट, एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर मैं करता हूँ, एम्प्लॉयर करता है, तो वो चार्जेबल टू टैक्स होगा एज अ परक्विजिट्स माइनस अमाउंट रिकवर्ड। मालूम ही है तुम लोग को, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड, ये याद रखना है, इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड। लास्ट लाइन इसी कार्ड में, इफ सच एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पजेज वुड नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। अब समझ में आई बात? अगर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होगा तो उसको हम लोग परक्विजिट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, बशर्ते उसका सारा डिटेल और अकाउंट्स मेंटेन किया जाए। क्लियर है? चलो, क्लब एक्सपेंसेस हो गया। हम लोग को इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करनी है। ये याद रखना, टेलीफोन फैसिलिटी अगर हमने आपको प्राइवेट पर्पज़ के लिए दिया है तो टैक्सेबल होगा या नहीं? प्राइवेट बिल्कुल नहीं होगा। टेलीफोन फैसिलिटी 100% टैक्स फ्री में आता है, कैटेगरी देख लो। प्राइवेट हो या ऑफिशियल हो, दोनों माफ़ है। सोच लो, प्राइवेट और ऑफिशियल लिख लो, दोनों माफ़ है। पर्सनल और ऑफिशियल दोनों नॉट टैक्सेबल हैं।
लास्ट पॉइंट जो आज डिस्कस करना है दैट इज योर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, दैट्स इट। याद रखना बहुत ही आसान है और यहीं पर बच्चे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलती होने की पूरी चांसेस भी रहती हैं। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, मैं मालिक तुम एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, तुमको मैंने लोन दिया 12% के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 12% के हिसाब से लोन दिया। जानते हो लोन कौन कौन सा मैं दे सकता हूँ? मैं तुम लोग को लोन दे सकता हूँ, पर्सनल दे सकता हूँ, मैं कार लोन दे सकता हूँ, बोलो ना, हाउसिंग लोन दे सकता हूँ हाउस के लिए, एजुकेशनल लोन दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, अदर दे सकता हूँ। इनके बारे में यानी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देता है या कंसेशनल इंटरेस्ट लोन देता है, कैसे साबित करोगे? हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, कोई बैंक 12% बोलता है, कोई 12.25 बोलता है, कोई 12.5 बोलता है। उसी चीज पर किसको बेस लें? कहा गया किसी को बेस मत लो, एसबीआई को बेस ले लो, एसबीआई के इंटरेस्ट रेट को बेस ले लो। और जानते हो किस तारीख का? डेली तो रेट चेंज होता है सर जी, 1 अप्रैल का। किस तारीख का? 1 अप्रैल का इंटरेस्ट रेट ले लो। देखो 1 अप्रैल पे अगर एसबीआई ने बोला 10% और मालिक ने तुमको साल में किसी भी समय दिया 7% पर, तो तुम्हें फायदा कितने का मिला? एसबीआई ने 1 अप्रैल को बोला था 10% और मालिक ने तुमको किसी भी समय दिया था साल भर में 0% पर, तो तुम्हें फायदा कितना हुआ? 10%। अब समझ में आया? एसबीआई का रेट हमेशा 1 अप्रैल वाला रहेगा, तुमको लोन किसी भी दिन मिला साल भर में। जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल की बात की जाएगी। अब समझ में आई बात? यानी अब हम लोग को एसबीआई के लेंडिंग रेट्स जानने पड़ेंगे। एसबीआई के लेंडिंग रेट्स का हम तुम लोग को एक शेड्यूल दे देंगे, रट सकते हो तो रट लेना, अदरवाइज एग्जामिनर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमको दे देंगे, अदरवाइज रटवा देंगे, ठीक है ना। फिलहाल interest free or concessional loan to the employee or a member of his household during the relevant previous year, value of perquisite shall be the interest computed at the rate charged by per annum by the state bank as on the first day of the relevant previous year। और आगे जो वर्ड लिखा है उसको अंडरलाइन कर लो, on the maximum outstanding monthly balance। ओके, जो इंटरेस्ट रेट लगाएंगे हम लोग किस बैलेंस पर लगाओगे? महीने के शुरू में या महीने के अंत में या महीने के बीच में या अगले साल? पूरे साल भर को क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग तो इंटरेस्ट जब भी चार्ज करते हैं, बैंक जब भी चार्ज करता है मंथली बेसिस पर चार्ज करता है। यहाँ पर भी मंथली बेसिस पर है, देखो लिखा हुआ है ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। एसबीआई का रेट मैंने किस तारीख का लिया था? 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का रेलिवेंट जो है उसका 1 अप्रैल। अब जो हम लोग वो इंटरेस्ट रेट बेस लेकर के जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे किस बेसिस पर चार्ज करेंगे? महीने के शुरू वाले बैलेंस पर हर महीने के, या महीने के अंत वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट रेट लगाओगे? उसके लिखा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस मींस द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। हो गया ना उल्टा? क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ, यानी जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा हर महीने के आखिरी में, उस पर हम पूरा इंटरेस्ट रेट यूज़ करेंगे। और वो इंटरेस्ट रेट किस डेट का होगा? 1 अप्रैल का होगा। उस 1 अप्रैल को जो एसबीआई का रेट होगा माइनस जो एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा होगा, वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। बोलते क्यों नहीं? मान लो एसबीआई चार्ज करती है 1 अप्रैल को 10 और एम्प्लॉयर ने हमसे मांग लिया 7, तो हमको फ़ायदा कितने का मिला? 3। वो 3% हर महीने के लास्ट में जो बैलेंस है उस पर चार्ज कर लो। अब क्लियर हुआ? However, the perquisite if such loan are made available, अगर हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिला है, मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रेस्क्राइब डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह के लिए मिला है, तो पूरी तरह माफ है, कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। क्लियर है? लास्ट, अमाउंट ऑफ लोन आप पेटी नॉट एक्सीडिंग इन द एग्रीगेट 20,000। अगर लोन का अमाउंट ही 20,000 है तो बेटा छोड़ दो उसको। क्या तुम छुटपुट कैलकुलेशंस कर रहे हो? नहीं समझे? हेडेक लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर इन टोटलिटी 20,000 से अधिक नहीं है लोन तो छोड़ दो उसको। क्लियर हुआ? बोलो, याद रहेगा पक्का? हम लोगों का नियर अबाउट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कार वगैरह की फैसिलिटियाँ, जो छोटे 2-3 पॉइंट छूटे हुए हैं
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे सैलरी के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएं, कवर हो जाए, और उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों।